कल हमने कैफ 6 के फाइनेंशियल एनालिसिस पोर्शन पे डिस्कशन स्टार्ट की थी और पहला चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल। कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल, इसको मेरी ज़बान पे बार बार कैपिटल का वर्ड इसलिए आ रहा है कि हम ज़्यादातर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक्स में इसको पढ़ाया जाता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के नाम से पढ़ाया जाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के नाम से पढ़ाया जाता है। तो इसलिए मेरी ज़बान पे भी ये ज़रा वर्ड जो कैपिटल इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल चढ़ नहीं रहा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जिसको हम अक्सर आसानी से CIA से एब्रीवेट कर देते थे, तो मैं अगर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बोल रहा हूँ तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। प्रोजेक्ट अप्रेजल, कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक ही बात है, ठीक है जी। तो हमने इसमें कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएशन की बात की थी। डिफरेंट टूल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे जो हमें कवर करने हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, प्रोजेक्ट अप्रेजल में और कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल में, जिसमें हमने फिर डिस्कशन स्टार्ट की थी कल पे बैक पीरियड मेथड पे। पे बैक पीरियड मेथड हमें क्या गाइडलाइन देता है, क्या तरीका बताता है प्रोजेक्ट्स, कैपिटल प्रोजेक्ट्स को अप्रेज करने के लिए। पे बैक पीरियड मेथड में हम प्रोजेक्ट पे बैक कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट से एनुअल रिटर्न्स, एनुअल कैश रिटर्न इक्वल हो या किसी प्रोजेक्ट से एनुअल कैश रिटर्न अनइवन हो। पे बैक पीरियड ऑफ अ प्रोजेक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर डिसीजन रूल क्या है, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी का फैसला कैसे किया जाता है और कंपैरिजन कैसे किया जाता है प्रोजेक्ट में। तो किसी पॉइंट पे, किसी कैलकुलेशन पे, किसी एक्सप्लेनेशन पे कोई आपको फर्दर क्लैरिटी चाहिए हो, कोई इशू कल की डिस्कशन से। अच्छा जी, एक एक्टिविटी छोटी सी मजीद जरा हम कल की रिवीजन के हिसाब से करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ये एक असूल सीख लीजिए। कल हमने बातों में ये तो कहा था कि हम प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट से हमें जो रिटर्न आ रही है उस रिटर्न को रिटर्न को एज प्रॉफिट भी मैयर कर सकते हैं और फिर हमें प्रॉफिट और कैश फ्लो का फर्क भी पता है। अकाउंटिंग में हमने ये चीज सीखी भी है। पे बैक पीरियड मेथड में हम इन्वेस्टमेंट की कैश रिटर्न मैयर कर रहे हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो कैश टर्म में कितने अरसे में हमें वापस आई। हमने इस फार्मूला में जो टर्म यूज किया, डाटा में यूज कर रहे थे, कैश की टर्म यूज कर रहे थे, यहां पे भी कैश की टर्म यूज हो रही थी, लेकिन एट टाइम एग्जामिनर हमें कैश की बजाय प्रॉफिट में रिटर्न बता देता है कि आप अगर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे उससे सालाना प्रॉफिट आपको इतना आएगा। अब प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना वैसे तो अकाउंटिंग में काफी लंबा प्रोसीजर हमने सीखा हुआ है, लेकिन यहां पे फाइनेंशियल एनालिसिस के सब्जेक्ट में हमें वो लंबा प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं है। हमें एग्जामिनर समझते हैं कि प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना अकाउंटिंग में सिखा दिया गया है। यहां पे क्या जरूरी है कि हम प्रॉफिट और कैश में डिफरेंस कर पाएं कि भाई हमें एक सवाल में प्रॉफिट दे दिया गया है, हमें कैश चाहिए, तो हमारी जिंदगी यहां पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना बड़ी आसान रखी गई है और सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, डेप्रिसिएशन। अगर हमें प्रॉफिट्स दे दिए जाएं तो हमें सिर्फ ये एग्जामिनर को बताने के लिए कि भाई हमें प्रॉफिट नहीं, हमें कैश चाहिए, तो हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी उस सवाल में डाटा के मुताबिक कि प्रॉफिट में अगर डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश कॉस्ट है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में नॉन कैश कॉस्ट चार्ज हुई होती है, तो अगर हम उस नॉन कैश कॉस्ट को ऐड कर दें तो हमें कैश बेनिफिट मिल जाता है। ये एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसी एडजस्टमेंट को लेके एक हमारे पास इलस्ट्रेशन है यहाँ पे पे बैक पीरियड मेथड के ऊपर। इसकी रिक्वायरमेंट, सवाल हमेशा रिक्वायरमेंट से पढ़ते हैं जी। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एडवाइज ऑन इट्स फिजिबिलिटी इफ द कंपनीज बेंचमार्क से मुराद स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड इज 4 years। तो प्रोजेक्ट का डाटा जी हमारे पास, एबीसी लिमिटेड इज evaluating a project which requires initial capital investment of 200 million. The project will have a life of 5 years and expected residual value of 20 million.
रेजिडुअल वैल्यू हमने डिस्कस किया, स्क्रैप वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ. Financial controller has prepared the following forecast for the expected profits over the life of the project. So accounting profit in millions, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. हमसे कहा गया है पेबैक डिटरमिन कीजिए. तो पहली चीज जो हम कैप्चर करते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट तो दी गई है इनिशियल, लेकिन जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे आनी है वो मेजर की गई है प्रॉफिट्स में. हमें चाहिए कैश फ्लो, तो हमें वो इक्वेशन जो हमने बात की हमें अप्लाई करनी पड़ेगी. हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट में, सालाना प्रॉफिट में सालाना डेप्रिसिएशन ऐड करके हमें बनाने पड़ेंगे कैश फ्लोज, और फिर हम पे बैक कैलकुलेट कर पाएंगे. तो हम अगर ये डाटा अरेंज करें अपने पास, year wise मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स का डाटा दिया गया है, और मैंने जो बात अभी सीखी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो कैश फ्लोज आ जाते हैं. ठीक है, तो मैं पहले जो ईयर वाइज मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट का डाटा दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट का डाटा जो अवेलेबल है उसमें हम डेप्रिसिएशन साथ अगर ले आए तो हम इफ दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी, हम कैश फ्लोज ले पाएंगे. ठीक है जी, तो हम पहले डाटा यहाँ तक अरेंज करते हैं, फिर बाकी बात करेंगे. तो हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट की जो फिगर्स हैं, हमारे पास ये फिगर्स आ रही हैं जी 25, 37. ये अगर आप नोट कर लें, मुझे फिर लिखवा दीजिएगा वहाँ पे. 25, 37, 20, 45 एंड 15. ये काउंटिंग प्रॉफिट 25, 37, 20, 45 एंड 15. इसके बाद हमें एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है. क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन की पॉलिसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. हमें सिर्फ ये बताया गया है कि भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 है और रेजिडुअल वैल्यू 20 है. इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड विद लाइफ. तो कितनी आई जी? 36, 36, 36, 36, 36. और अब हम कैश फ्लोज बनाते हैं. ये सारी वैल्यूज रुपीस इन मिलियन में हम ले रहे हैं, और हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं. तो जनाब कितनी है कैश फ्लो? 61, 73, 66, 81, 51. सॉरी, थर्ड वन इज 56. ये जी हमारे पास प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज आ गए हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करें. अब मैं करता क्या हूं, मैं इसी कॉलम, इसी टेबल में यहां पे एक इन्वेस्टमेंट की फिगर भी डाल देता हूं. वो 200 मिलियन की है, और इन्वेस्टमेंट एज आउटफ्लो हम इनकॉर्पोरेट यहीं पे कर देते हैं डायरेक्ट. ठीक है, और मैं साथ इसी टेबल में रेजिडुअल वैल्यू भी इनकॉर्पोरेट कर देता हूं. ईयर 5 में मुझे बताई गई है रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? 20. वो मैं यहां पे इनकॉर्पोरेट कर देता हूं. तो ये मेरा पूरा कॉलम रेडी हो गया. ये उस शेप में आ गया जैसे कल हमने प्रोजेक्ट ए देखा था, प्रोजेक्ट बी देखा था, वही शेप होगी ना. सिर्फ हमें जो एनुअल रिटर्न थी उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी. बाकी ऊपर नीचे डाटा हमारा एडजस्ट हो गया है. तब इसको हमें करना क्या है? क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज की वर्किंग बनानी है जी. और वर्किंग वो हमारी बताती है जब इन्वेस्टमेंट की हम 200 नेगेटिव हैं, एक साल बाद 61 रिकवर हुआ,
139, 73 recovered, 66, 56 recovered, 10 still नेगेटिव और यहां पे आके हम 71 पॉजिटिव हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा पे बैक 3 years and few months है और उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 + 10/81 3.12 years। लीजिए जी, ये हमारा पे बैक है। हमारे लिए 3.12 years लिखना ही काफ़ी है। इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना तभी ज़रूरी है जब एग्जामिनर हमसे मांगेगा, प्रॉब्ली एमसीक्यूज में या रिक्वायरमेंट में उसने लिख दिया पे बैक इन मंथ्स बताइए, तो फिर हम 0.12 को इंटू 12 करके मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना। एनी क्वेश्चन? पे बैक पीरियड, जो पैसा इन्वेस्टर की जेब से गया प्रोजेक्ट में, कैपिटल प्रोजेक्ट में, वो पैसा कैश प्रोजेक्ट कितनी देर में कमा के वापस करेगा? प्रॉफिट्स नहीं, हमें कैश में रिटर्न चाहिए होती है। दिस इज व्हाट वी लर्न हियर। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, पे बैक एक सिंपल टूल, जैसे मैंने कल कहा था, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर ये टूल हमें आया भी तो शायद एमसीक्यू में आए। 2-3 नंबर से ज़्यादा इसकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते इसका वेट का। अब हम एडवांस टेक्निक्स की तरफ मूव करेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमें एडवांस टेक्निक्स से क्वेश्चन आएंगे। बाय द वे, पे बैक पीरियड मेथड कैफ 8 में जब ये हमारे पास होता था कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक, तो वहां पे पे बैक पीरियड मेथड हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था। कैफ 6 जब बनाया गया है तो इसमें यह टॉपिक ऐड किया गया है। तो इसलिए हम जब पास पेपर्स देखेंगे तो पास पेपर तो हमारे पास कैफ 8 के ही हैं। हाँ, मॉडल पेपर हमारे पास अवेलेबल है कैफ 6 का, हमें स्प्रिंग 22 का कैफ 6 का पेपर अवेलेबल है। तो कैफ 8 में तो हमें क्वेश्चन मिलते ही एडवांस्ड टूल्स पे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू IRR पे, क्योंकि उस जमाने में सिलेबस में था ही नहीं पे बैक। MFA में सिलेबस में जरूर है, लेकिन अभी तक ना मॉडल पेपर में हमें पे बैक पे क्वेश्चन नजर आया, ना हमें स्प्रिंग 22 में पे बैक पे क्वेश्चन नजर आया। इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस कम है, आसान टॉपिक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमें MCQ से ज़्यादा इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है। जो इलस्ट्रेशन नोट्स में 1-2 अवेलेबल हैं वही आप कीजिएगा। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की इस पर ज़रूरत नहीं है कि नहीं जी पास पेपर नहीं है तो कहीं से जाकर ढूंढें, कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्लास में पढ़ लिया, जो नोट्स में लिखा होगा, क्वेश्चन होंगे, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। और कुछ आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत हमें पड़ेगी, ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा प्रैक्टिस, एडवांस टेक्निक्स पे जरूरत पड़ेगी, जिनमें से हमें 99% चांसेस हैं कि हमें क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो एडवांस टेक्निक की तरफ चलने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ जी आपने QM वगैरह में कहीं? बिल्कुल पढ़ा, वेरी गुड। तो क्या होता है जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी? जरा हम फिर जरा रिकैप लेते हैं इसका। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? जी, एनी वॉलंटियर, एक बच्चा हाथ खड़ा करे और बताए जी बेटा। मनी लूजेस वैल्यू ओवर टाइम। मनी लूजेस वैल्यू ओवर टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरते हैं, द मनी दैट यू हैव, यू होल्ड अ नोट ऑफ 1000, वक्त गुजरने के साथ डे बाय डे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। और मनी की वैल्यू, हाउ डू वी मेजर मनीज वैल्यू? मनी की वैल्यू से क्या मुराद है? 1000 रुपए की वैल्यू से क्या मुराद है? नंबर ऑफ गुड्स, कमोडिटीज दैट यू कैन बाय। इन सिंपल वर्ड्स कहें तो परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। आपके वक्त गुजरने के साथ पैसे की परचेजिंग पावर कम होती जाती है। दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस कॉन्सेप्ट को हम एक और अंदाज से अगर समझें ताकि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पीछे कॉजेज को समझ सकें। आपने अपने किसी अजीज को, लेट्स अज्यूम, कभी साल पहले एक से 100,000 उधार दिया, 1 साल का टाइम दिया था, आज 1 साल पूरा हुआ, आपका वो अजीज आपके पास आया कि जी मैंने 1 लाख बड़ी मुश्किल से अरेंज कर ली हैं, नो आई एम रेडी टू पे, लेकिन अगर थोड़ा टाइम और मिल जाए तो। मुझे कहा जी पैसे मैंने अरेंज कर लिए हैं, मेरे पास हैं, अगर थोड़ा टाइम और मिल जाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के असूलों के तहत योर आंसर विल बी नो, कि नहीं भाई आपको 1 साल के लिए दिए थे, मुझे
आप 6 महीने और मांग रहे हो या 1 साल और टाइम मांग रहे हो, मुझे साल बाद नहीं, मुझे आज ही चाहिए। आप ये जवाब क्यों देते हो? आप क्यों कह रहे हो मुझे 1 साल बाद नहीं, मुझे आज ही दे दो? बिकॉज देयर एग्जिस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आपने उसको जितना प्रॉमिस किया था वो टाइम उसको दे दिया, उसके बाद मजीद टाइम आप नहीं देना चाह रहे, बिकॉज देयर एग्जिस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देयर आर 3 मेजर फैक्टर जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि जी मुझे आज पैसे चाहिए। रीजन नंबर 1, देयर इज इन्फ्लेशन। हमें पता है कि भाई आज मुझे 1 लाख मिलेंगे तो मेरे उस 1 लाख की परचेजिंग पावर ज्यादा है, बनिस्बत मजीद 1 साल बाद मुझे मिला, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन होती है, महंगाई। इन्फ्लेशन क्या होती है? राइज इन प्राइसेस, प्राइसेस बढ़ती जाती हैं। तो जब प्राइसेस बढ़ती जाएंगी तो मेरे 1 लाख की परचेजिंग पावर कम होती जाएगी। तो रीजन नंबर 1 इन्फ्लेशन है, इसलिए मैं चाह रहा हूं मुझे आज पैसा चाहिए। रीजन नंबर 2 अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट है। मुझे आज पैसा मिल जाएगा, मैं किसी कारोबार में लगा के उस पर 1 साल में और 10-20 हजार कमा लूंगा, तो मैं साल बाद 1 लाख ही क्यों लूं? मैं आज 1 लाख लेके कहीं कारोबार में इन्वेस्ट करके उस पर 15-20 हजार साल में कमा लूंगा। देयर इज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं भी साल बाद नहीं, मुझे आज दो, क्योंकि मैं आज पैसा मिलेगा, मैं उस पैसे से आज कुछ और कमा लूंगा। रीजन नंबर 3 अनसर्टेनिटी, कि आज आपके अजीज की कैपेसिटी भी है पैसे देने की और नीयत भी है। अब साल बाद इनमें से कोई एक चीज हिल गई तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। अनसर्टेनिटी, फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है, फ्यूचर का क्या पता हमें कि साल बाद वो हमें दे पाए ना दे पाए, मजबूर हो किसी वजह से, नुकसान हो गया उसको किसी कारोबार में, उसके बाद पैसे ही ना हो देने को, क्या होगा? आज तो है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वी प्रेफर मनी टुडे देन इन फ्यूचर। आज हम पैसे को प्रेफर करते हैं फ्यूचर में पैसे की बजाय, या आज के पैसे की वैल्यू हमारे लिए ज्यादा है सेम पैसा फ्यूचर में मिले। इन 3 वजूहात से, क्योंकि आज से फ्यूचर तक के सफर के दौरान इन्फ्लेशन भी है, आज से फ्यूचर तक के सफर के दौरान अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट भी है, आज से फ्यूचर में के दौरान 1 साल तक अनसर्टेनिटी भी है। इन 3 वजूहात की वजह से वी प्रेफर मनी टुडे ओवर द मनी इन फ्यूचर। यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। आज का पैसा, हम इससे पहले शायद समझते थे, आज से पहले में भी, कि सिर्फ टाइम वैल्यू मनी इन्फ्लेशन की वजह से है। तो इट इज नॉट ओनली इन्फ्लेशन, देयर आर 2 मोर फैक्टर्स, देयर आर 3 फैक्टर्स जिसकी वजह से वक्त के साथ पैसे की वैल्यू मेरे लिए फर्क है। साल बाद 1 लाख रुपया, आज 1 लाख रुपया, 3 वजूहात की वजह से मेरे लिए आज का 1 लाख रुपया ज्यादा वैल्यूएबल है 1 साल बाद के। जी बेटा, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं? सर, पहले 2 फैक्टर्स जो है वो तो ऑब्वियसली मतलब मनी की वैल्यू को इफेक्ट करते नजर आ रहे हैं। थर्ड फैक्टर जो अनसर्टेनिटी है वो मनी की वैल्यू को कैसे इफेक्ट कर रहा है? अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? पहले हम ये एग्जिस्ट करें। अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। मनी की वैल्यू को शायद मेरे और मेरे अजीज के दरमियान उधार को अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं कि इट्स अ रिस्क, कि मेरा पैसा डूब भी सकता है। इसको हम फिर थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं बिजनेस वर्ल्ड के साथ। कारोबार में जब आप पैसा लगाते हो, कारोबार में आपने कोई ट्रेडिंग शुरू की, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाई, उसमें पैसा डूब भी सकता है। ऐसा ही है, आप रिस्क ले रहे हो। इट इज सेम रिस्क, जैसे आपने किसी को उधार दिया तो आपने रिस्क लिया, भी डूब भी सकता है। बैंक जैसे किसी को उधार देते हैं तो रिस्क लेते हैं, भाई वो बंदा डिफॉल्ट भी कर सकता है, उसको कारोबार में लगाया, कारोबार में नुकसान भी हो सकता है, तो बैंक भी रिस्क ले रहे हैं। आप भी अगर इन्वेस्टर किसी कारोबार में पैसा लगाते हो, आप भी रिस्क ले रहे हो। जब आप रिस्क लेते हो तो उस रिस्क के अगेंस्ट फिर आप रिटर्न भी चाहते हो। ठीक है, तो वहां से फिर वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई मैं रिस्क ले रहा हूं कि आपको मैं 1 साल दे रहा हूं और उसके अगेंस्ट मिलना तो मुझे कुछ नहीं है, तो फिर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट वहां पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि मनी लूजेस वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इस कॉन्सेप्ट को एक लम्हे के लिए हम जरा देख के, ये समझने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद कि आज का 1 लाख, साल बाद का 1 लाख, आज का 1 लाख यकीनन ज्यादा है, हम जरा दोबारा डिसीजन मेकिंग की तरफ आते हैं।
शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग आपने कैफ 3 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ी होती है। बाय द वे आप में यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं जिन्होंने कैफ 8 पढ़ा हुआ है? देयर आर वेरी फ्यू जिन्होंने कैफ 8 पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, तो कैफ 8 कॉस्ट वाला कैफ 8 जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जरा हाथ खड़ा करें। कैफ 8 कॉस्ट वाला का चांदी है, ठीक हो गया। तो बहरहाल ये जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये कैफ 8 में आप लोगों ने यकीनन पढ़ा हुआ है। पेबैक पीरियड यहाँ पे नया था, तो उसके लिहाज से कैफ 8 के लिहाज से अगर चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो हमने जो 6 टॉपिक पढ़ने हैं, 6 में से बजटिंग आपने कैफ 8 में पढ़ा हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपने 80% 90% पढ़ा हुआ है, और सोर्स ऑफ फाइनेंस आपने पढ़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमारे 6 टॉपिक हैं उनमें से आपने तकरीबन कोई अराउंड 3 टॉपिक्स आपने वहाँ पढ़े हैं, लेकिन जो 3 टॉपिक्स नए आ रहे हैं वो आपने नहीं पढ़े, वो टोटली नए होने वाले हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा जो कैफ 8 में आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने नहीं पढ़ा था पुराने सिलेबस में। तो एनीवेज हम दोबारा डिसीजन मेकिंग की तरफ आते हैं। आपने कैफ 8 पढ़ा, कैफ 3 तो सबने पढ़ा होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसने कैफ 3 नहीं पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा हुआ, आप पढ़ रही हैं साथ साथ? जो नहीं पढ़ा हुआ साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो कैफ 3 में हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग, कारोबार में कोई आपने प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको फैसला करना है। बेसिक असूल किसी भी कारोबार में फैसला करने का, फॉर एग्जांपल हम एक फैसला, एक सिंपल फैसले की बात करते हैं कि हमें एक कस्टमर आया, उसने कहा जी हमारी फर्नीचर वर्कशॉप में मुझे ये डाइस आपसे बनवाना है, फर्नीचर वर्कशॉप का बिजनेस है, ये डाइस बनवाना है, तो मैं आपको इस डाइस की 500 रुपया प्राइस ऑफर कर सकता हूँ, तो बताइए आप मुझे देंगे या नहीं देंगे बना के। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा ये डाइस मुझे कॉस्ट कितने का करेगा और मुझे इसके बदले प्राइस क्या ऑफर की जा रही है, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, क्योंकि मैंने फैसला करना है मैं कस्टमर को का ऑर्डर एक्सेप्ट करूं या ना करूं। ये एक छोटी सी बिजनेस डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन है। तो कॉस्ट ऑफ द डिसीजन वर्सेस बेनिफिट ऑफ द डिसीजन। इस डिसीजन में कॉस्ट, ये डाइस बनाने पे खर्चा कितना आएगा, बेनिफिट, ये डाइस बेच के पैसे कितने मिलेंगे। तो मेरा फैसला उस पर डिपेंडेंट है और रूल इज वेरी सिंपल, अगर बेनिफिट ज्यादा है तो एक्सेप्ट कर लूंगा मैं, अगर कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है डिसीजन मेकिंग का। आप कोई भी कारोबार डिसीजन करोगे वो उसका बेसिक तराजू यही रहेगा, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। बेनिफिट ज्यादा है डिसीजन की फेवर में जाओगे, बेनिफिट कम है कॉस्ट ज्यादा है डिसीजन के अगेंस्ट जाओगे। अब यही बेसिक असूल अगर मैं प्रोजेक्ट ए पे लगाना चाहूं, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, ये तो मैं एक प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहा था ना, ये प्रोजेक्ट ए तो कैपिटल प्रोजेक्ट था, हम इस पे भी लगाते हैं ये असूल कि भाई इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट क्या है। इसमें ये कॉस्ट है आपकी कि आज आप अगर अपनी जेब से 90 मिलियन निकालो तो ये अगले 5 सालों में बेनिफिट्स हैं। आज 90,000 कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो तो अगले 5 सालों में आपकी जेब में ये पैसा आ सकता है, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। वही असूल हम यहां पे अप्लाई करने जब चलें तो ये जनाब हमें चीज नजर आती है, हमारी कॉस्ट 90,000 है, हमारा बेनिफिट 134 मिलियन है। लेकिन इस कंपैरिजन में अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी लाएं तो ये कंपैरिजन नहीं हो पाता। ऑन द फेस ऑफ इट तो हमें लगता है कि भाई बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट से, हमें ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन साथ ही अब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो हमें एहसास होना चाहिए कि भाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट तो हम जो लगा रहे हैं वो तो लगा रहे हैं आज, और हमें जो बेनिफिट्स आने हैं वो आने हैं फ्यूचर में, अगले 5 सालों में बिखरे पड़े हैं। तो ये दो वैल्यूज तो कंपेरेबल ही नहीं है, इन दो को तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता टाइम वैल्यू की मनी की वजह से। ये तो रूल ठीक है ही नहीं, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। एटलीस्ट जिस तरह हमने पे बैक में बात की, अब मैं पे बैक पे जरा आपको लेके जाऊं दोबारा, एक उसका मैं मसला बताऊं क्या हुआ। हमने पे बैक में क्या सीखा था कि हमने 90,000 आज लगाए, कैलकुलेट करो ये 90,000 कितने सालों में वापस आए।
हमने कहा जी हमारा 90,000 3 साल में वापस आ गया, तो मुझे जो 3 साल में 90,000 वापस आया है उसकी वैल्यू उतनी है जो मैंने लगाया था? आंसर इज नो। तो ये एक पेबैक का बड़ा ड्रॉबैक है। हम कैलकुलेट तो यहां कर रहे हैं कि जो पैसा लगाया वो कितनी देर में वापस आया, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं उस पैसे की वैल्यू को, कि जो पैसा लगाया था 90,000 वो आज लगा रहे हैं, जो वापस आ रहा है 3 सालों में वो तो 3 सालों में आ रहा है, उसकी वैल्यू सेम नहीं है। तो कहने को मुझे 90,000 वापस जरूर आए हैं, लेकिन असल में मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट के बराबर पैसा वापस नहीं आया। मेरे 90,000 की वैल्यू तो बहुत ज्यादा थी, अगले 3 सालों में पैसा वापस आया तो ये इन्वेस्टमेंट की वापसी नहीं हुई, ये तो उसका कुछ हिस्सा ही शायद आया होगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जब हम लाते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट और उसकी वापसी का कंपैरिजन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं आज कैपिटल प्रोजेक्ट्स में। जब ये मैं टेबल बेच रहा हूं ना, उसमें ये मसला नहीं है आज बनाना है कल बेच देना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट तो जो टाइम के साथ आता है ना, टाइम भी जब कोई महीनों में सालों में हो, दिनों में टाइम से तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता ना। वैसे तो पाकिस्तान में पड़ जाता है, कीमतें दिनों में बढ़ जाती हैं, लेकिन रूटीन में दिनों में कीमतें नहीं बदलती। टाइम वैल्यू ओवर द लॉन्गर पीरियड, जनरली हम टाइम वैल्यू के लिए 1 साल का वक्फे को कम से कम कंसिडर करते हैं। तो प्रोडक्ट बना के बेचना जो हमने कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में कैप 3 में सीखा, वहां पे 1 साल नहीं लगता, प्रोडक्ट बना के बेचने में दिन लगते हैं, हफ्ते लगते हैं, तो वहां पे टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। लेकिन कैपिटल प्रोजेक्ट्स में जब हम कॉस्ट बेनिफिट कर रहे हैं तो यहां पे टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि कैपिटल प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट होते ही हुए हैं जिनकी लाइफ कई सालों पे होती है। जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट हम आज करेंगे, रिटर्न हमें अगले 5 सालों में आएगी। तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट में यहां पे चैलेंज आ जाता है। असूल वही है, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का कंपैरिजन होना चाहिए। चैलेंज कैपिटल प्रोजेक्ट में क्या आ जाता है, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का कंपैरिजन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट में होती है और बेनिफिट फ्यूचर कई सालों में आते हैं। अच्छा जी, इस मसले का हल भी आपने पढ़ा हुआ है क्यों में। क्या हल है जी? डिस्काउंटिंग। इस मसले का हल डिस्काउंटिंग, ये भी आपने क्यूएम में पढ़ा हुआ है। क्यूएम में आपको सिखाया गया था, इट्स अ क्विक रीकैप ऑफ दैट, कि एक कंपाउंडिंग फंक्शन होता है जो कि प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करता है, और ये जनाब कंपाउंडिंग का फार्मूला है जो आपने सीखा हुआ है। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू टू 1 + r रेज़्ड पावर n। ऐसा ही है जी। किसी बच्चे को रिकॉल करने में कोई एम्बिग्युइटी हो, दिक्कत तो पूछेगा। डिस्काउंटिंग हमने पढ़ा हुआ है कि भाई वो तो कंपाउंडिंग का उलट होता है, ये फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, और यही फार्मूला कंपाउंडिंग का हम अरेंज करते हैं इस शेप में। तो ये डिस्काउंटिंग का फार्मूला कहलाता है कि हमें एक फ्यूचर वैल्यू गिवन हो, कितने साल बाद वो फ्यूचर वैल्यू आनी है, और रेट हमें पता हो, आर पता हो, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के मजीद, तो हम उसकी आसानी से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम इस तरह भी एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r रेज़्ड टू पावर -n। हम इस तरह भी इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है 1/1 + r रेज़्ड टू पावर n करें या इंटू 1 + r रेज़्ड टू पावर -n करें, ये दोनों प्रेजेंटेशन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो कंपाउंडिंग का फार्मूला आपके पास है, डिस्काउंटिंग का फार्मूला आपके पास है, और छोटी सी हम जरा इन फार्मूलाज की एप्लीकेशन की एक्टिविटी देखते हैं। ये मैंने कल आपसे ग्रुप में, मुझे लगा कल बहुत ज़्यादा लोग ऐड नहीं हुए, फिर भी मैंने वो शेयर कर दिया था डाटा स्लाइड्स जिसमें ये एग्जांपल्स मैंने आपसे शेयर की थी। तो ये एग्जांपल्स अब हमें ज़रा परफॉर्म करनी है। एग्जांपल इलस्ट्रेशन 3 से ऑनवर्ड। तो जनाब ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है कंपाउंडिंग की, डिस्काउंटिंग की, ये परफॉर्म कीजिए और इनका मुझे जवाब बताते जाइए ज़रा। 3 इलस्ट्रेशन 3, how much money we receive in 3 years time if we invest 100,000 today in a bank at 20% per annum. This is a compounding activity, क्योंकि हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए। तो 100,000 इंटू 1.2 रेज़्ड टू पावर 3 कितनी जी? 170,800। ये एक्टिविटी इलस्ट्रेशन 3 हो गया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 38,000 इन्वेस्टेड फॉर 7 ईयर एट 5%। सो 38,000 invested for at 5% for 7 year, कितना बना जी? 434
7 0। ये भी कंपाउंडिंग एक्टिविटी है। तो फ्यूचर वैल्यू आपने डिटरमिन करनी है। आज इन्वेस्ट करें, 7 साल में कितना पैसा होगा, कंपाउंडिंग का फार्मूला यूज होगा। आज इन्वेस्ट करें, 3 साल में कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, कंपाउंडिंग का फार्मूला यूज होगा। डिस्काउंटिंग में हमारे पास ये फार्मूला है जनाब, इस 1/1 प्लस आर, जैसे मैंने कहा इसको 1 प्लस आर रेज़्ड टू पावर माइनस एन भी कहा जाता है, इसको हम डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं। तो डिस्काउंटिंग की ये कुछ एक्टिविटी हमारे पास है जी। इलस्ट्रेशन 5 डिस्काउंटिंग की एक्टिविटी, इसको परफॉर्म कीजिए, बताइए। व्हाट शुड बी इन्वेस्टेड नाउ टू रिसीव 10,000 इन 4 years टाइम? 7350। जी इलस्ट्रेशन 6, what is the present value of 115,000 receivable in 9 years time if R is 6%? 68068 बस 68068 जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल जी? कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग हमें क्या बताती है कि फ्यूचर में जो पैसा आना है वो आज के कितने पैसे के बराबर है। 4 साल बाद 10,000 इफ आर इज 8%। आर को रेट ऑफ रिटर्न है, इसको मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे अब अभी आगे चल के। 4 साल बाद 10,000 इफ आर इज 8%, आज के 7350 के बराबर है। 9 साल बाद 1,15,000 इफ रेट ऑफ रिटर्न इज 6%, आज के 68068 के बराबर है। सो डिस्काउंटिंग की मदद से हम फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यूज में कन्वर्ट कर पाते हैं। एक और छोटी सी एक्टिविटी, इलस्ट्रेशन 7, ये थोड़ी सी जरा एलैबोरेटेड एप्लीकेशन है डिस्काउंटिंग फंक्शन की। व्हाट शुड लेंडर एक्सेप्ट द ऑफर? अच्छा जी, बात किया जी। अ बोरोअर इज ड्यू टू रीपे 150,000 इन 4 years. He has offered to pay an extra 30,000 as long as he can repay after 6 years. Lender has arranged funds at 8%. Lender जिसने उधार दिया पैसा कस्टमर ने वापस करना था, उधार वापस करना था 4 साल बाद 1,50,000। कस्टमर कहता है जी मैं आपको 30,000 एक्स्ट्रा दे दूंगा अगर आप मुझे 6 साल अलाउ कर दें, मतलब 4 की जगह 6 साल बाद पैसा ले लें। अब लेंडर के पास 2 ऑप्शन है, 4 साल बाद 1,50,000 या 6 साल बाद 1,80,000। अब क्वेश्चन इज, क्या ये 4 साल बाद का 1,50,000 और 6 साल बाद का 1,80,000 कंपेरेबल है? एज सच नो, क्योंकि एक पैसा 1,50,000 है, कम है, एक पैसा ज्यादा 1,80,000 6 साल बाद है, लेकिन वो है भी तो 6 साल बाद ना। पैसे ज्यादा हैं लेकिन है भी तो दूर, और जो पैसा जितनी दूर जाता जाता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। जितना फ्यूचर में लेट जाते जाएंगे पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। तो हमने कहा जी 1,50,000 4 साल बाद, 1,80,000 6 साल बाद, ऐसे तो कंपेरेबल नहीं है। कंपेयर करने का तरीका क्या है? दोनों की प्रेजेंट वैल्यू ले लो। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब दोनों आज कितने पैसे के बराबर हैं। तो 6 साल बाद का 1,80,000 आज के कितने पैसे के बराबर है? 4 लाख का 4 साल बाद का 1,50,000 आज के कितने पैसे के बराबर है? देन वी कैन कंपेयर, फिर हम कंपेयर कर पाएंगे। तो वो जनाब एक्टिविटी हम करते हैं। रेट हमारा 8% उसने बताया हुआ है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 150,000 आफ्टर 4 years जो आना है वो बनेगा जी फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज़्ड टू पावर माइनस एन 4 -4 कितनी है जी प्रेजेंट वैल्यू? सॉरी 100। वो एक बोल दे यार, इतने बोलते में समझ नहीं आती कहां से क्या। आप बेटा 110225। अच्छा, हम एक जरा फिगर बोलने का ना एक तरीका सीखे। अगर एन अकाउंटेंट यू नीड टू लर्न नाउ कि कोमे पे आप पॉज लेते हैं, या आप इसको इस तरह नहीं बोलेंगे 110255, ऐसे नहीं बोलेंगे। एज एन अकाउंटेंट वी विल स्पीक इट 110255, क्योंकि
जब आप किसी को डिक्टेट करा देते हैं, ये बड़ी कॉमन एक्टिविटी है। जब इंशाअल्लाह आप आर्टिकल में जाएंगे तो आपको अक्सर फिगर बोलनी पड़ती है अपने साथियों को, अच्छा ये लिखो ये लिखो ये लिखो, तो वहाँ पे हमें कोमा भी काउंटिंग में डालना होता है। तो मुझे जब आप बोल रहे होते तो मुझे कोमा पता नहीं लगा, 1 1 2 2 0 3 3 7 0 बोल दोगे, मुझे पता नहीं लगा। तो इसका बोलने का तरीका होगा 1 1 0 2 5 5, इस तरह फिगर बोलते हैं। तो ये 1 1 0 2 5 5 है। इसी तरह हम PV ऑफ 180,000 आफ्टर 6 years कैलकुलेट करें तो 180,000 इंटू 1.08 रेज़ टू पावर -6, 113,431। लीजिए जी, दोनों ऑप्शन में से बेहतर ऑप्शन कौन सी है? दिस इज बेटर, हमारे लिए ये ऑप्शन बेहतर है। सो लेंडर शुड एक्सेप्ट। कस्टमर ने कहा है जी मुझे आप 2 साल दे दीजिए, मैं 30,000 ज्यादा दूंगा, तो ये ऑप्शन लेंडर के लिए बेहतर है। लेंडर को इसमें फायदा है क्योंकि 1,80,000 6 साल बाद, 1,50,000 4 साल बाद से ज्यादा है, थोड़ा सा मार्जिनली ज्यादा है, 3,000 आज के हिसाब से ज्यादा मिलेगा जी। एनी क्वेश्चन? डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू, कोई सवाल? अच्छा जी, इस कॉन्सेप्ट को हम अब लेके दोबारा प्रोजेक्ट ए पे चले जाते हैं। हमने जो मसला यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, हमें इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन में चैलेंज किया गया ये असूल लगाते हुए कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, कि भाई ये बेनिफिट्स फ्यूचर में है, कॉस्ट आज है, कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन हैविंग लर्नड डिस्काउंटिंग टेक्निक, अब हम क्या चीज सीख पाए हैं कि भाई जो ये फ्यूचर का पैसा है, इसको अगर हम डिस्काउंट कर लें, इसको हम डिस्काउंट करें तो ये वीपीवी में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में, तो अगर हम बेनिफिट्स को भी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लें तो फिर कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का कंपैरिजन हो सकता है। और बेनिफिट्स को, फ्यूचर बेनिफिट्स को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? इसको 1 + r रेज़ टू पावर -n से मल्टीप्लाई कर दें, प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, ये फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं इस प्रोजेक्ट ए पे, और हमें किसी फ्यूचर के कैश फ्लो को कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू में एक आर की जरूरत होती है। हमारी ये इलस्ट्रेशन 8 में हमें यही काम दिया गया है कि हम प्रोजेक्ट ए के डेटा को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें। तो हम आर, हमें वहां पे 10% बताया गया है प्रोजेक्ट ए के लिए। तो मैं प्रोजेक्ट ए का डाटा अगर आपके सामने लाऊं तो हमें इन्वेस्टमेंट जो उसमें बताई गई है, कैश फ्लोज में हमें चीजें दिए गए हैं, रुपीज इन मिलियन में डाटा दिया गया है, वो 90 मिलियन है, आउटफ्लो है। इसके बाद हमें ईयर वाइज बेनिफिट्स बताए गए हैं 40, 30, 20, 20, 20, और फिर ईयर 5 में ही हमें कहा गया है रेजिडुअल वैल्यू भी आएगी 4 की। हमें ये कैश फ्लो दिए गए हैं। हमने कहा कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट कंपैरिजन मुश्किल हो रहा है, ये हमारी कॉस्ट है, फ्यूचर के बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो हमने जो चीज सीखी है कि हम अगर फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, जो कि 1 + r रेज़ टू पावर -n होता है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू ले पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम हर फ्यूचर कैश फ्लो के लिए 1 + r रेज़ टू पावर -n, 1 + r रेज़ टू पावर -n, n मीन्स द ईयर, फ्यूचर में कितने साल बाद पैसा आ रहा है। तो 1.10 - 3, 1.10 - 4, 1.10 - 5, ये भी 5 साल बाद ही है, तो इसको भी -5 ही लिखते हैं हम। तो जनाब, हर फ्यूचर कैश फ्लो को आप उसके रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर फ्यूचर कैश फ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आएगी। तो बताइए जनाब, 40 की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? रुपीज इन मिलियन में चूंकि डाटा है तो रुपीज इन मिलियन में डाटा की गाइडलाइन लिख लीजिए। आप 2 डेसिमल तक वैल्यूज लिखते हैं, 36.36 जी। 30 की वैल्यू 24.79 जी, 15.03 नेक्स्ट
12.66 नेक्स्ट 12.42 नेक्स्ट जी 48। अच्छा जी, अब हमने देखा कि भाई हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगले 5 सालों में हमें ये बेनिफिट्स आएगा। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट कंपैरिजन के लिए हमने कहा जी कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट बेसिक असूल है किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए। हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को इस इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट से कंपेयर करेंगे। इशू क्या आया, इन्वेस्टमेंट आज होनी है, बेनिफिट्स फ्यूचर में 5 सालों में है। हल क्या निकाला, कंपैरिजन के लिए बेनिफिट्स को डिस्काउंट कर लो, बेनिफिट्स की भी प्रेजेंट वैल्यू ले लो। तो जनाब ये हमने बेनिफिट्स इकट्ठे किए हैं, इनका सम हम यहां पे लेते हैं। जरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स, मुझे सम बताइए इनका क्या आ रहा है। 104.74। ये हमारे पास बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। और मैं अगर ये जो इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है, इसको मैं एज इट इज इसी कॉलम में एक्सटेंड कर दूं तो मैं इस कॉलम के सम से देख सकता हूं बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट कितनी है जी 14.74। बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट, अब कंपैरिजन हो सकता है यहां पे क्योंकि बेनिफिट्स भी प्रेजेंट वैल्यू में है। ये जनाब मेरी पीवी ऑफ बेनिफिट्स आ गई है और इन्वेस्टमेंट मेरी ऑलरेडी पीवी में होती है। तो बेनिफिट्स की पीवी और इन्वेस्टमेंट के पीवी को कंपेयर किया, ये हमारे पास डिसीजन आ गया। डिसीजन क्या हमारा, प्रोजेक्ट इज फीजिबल। हमारा डिसीजन है प्रोजेक्ट इज फीजिबल, एक्सेप्ट कर लीजिए प्रोजेक्ट को। और बाय द वे ये जो टूल हमने सीखा है इस एक्टिविटी में, ये टूल कहलाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये टूल हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू का टूल है। हमारा एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक में पहला टूल एनपीवी। एनपीवी की इक्वेशन अगर मैं लिखूं जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई की हुई है इस प्रोजेक्ट में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, एक ही बात है। इसको हम बल्कि इन्वेस्टमेंट की जगह हम इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट टाइम लिख लेते हैं। ये हमारी एनपीवी की इक्वेशन है जो कि मैंने सवाल में एक्सप्लेनेशन में अप्लाई की हुई है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स हमने कैलकुलेट किए सवाल में 104.74 मिलियन और इन्वेस्टमेंट की पीवी है 90 मिलियन और एनपीवी की वैल्यू आ रही है 14.74। इस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू 14.74 है। और हमने इस प्रोजेक्ट को फीजिबल क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है। इसका डिसीजन रूल भी साथ ही लिख लीजिए, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है तो इसका मतलब बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा हैं। दैट्स वाई हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी नेगेटिव आ जाए इसका मतलब बेनिफिट्स कम हैं, कॉस्ट ज्यादा है, इसीलिए हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। लीजिए जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू का टूल भी हमने डिस्कस कर लिया इस छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू और उसका डिसीजन रूल भी सीख लिया। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव, इस इक्वेशन से नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, पीवी ऑफ बेनिफिट्स माइनस पीवी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये इक्वेशन हमने इस टेबल में अप्लाई की हुई है। ये हमारे फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। ये इन्वेस्टमेंट करें तो ये बेनिफिट्स मिलेंगे फ्यूचर में। इन बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली और हमें 10% बताया गया था इस क्वेश्चन में, क्योंकि जब भी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे हमें आर पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। फिलहाल तो आर का मतलब मैं आपको रेट ऑफ रिटर्न का मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा मे बी कल, लेकिन आर की कैलकुलेशन भी आपके सिलेबस में आ चुकी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा एक चैप्टर है, एक टॉपिक है जो कि बीएफडी से इधर ट्रांसफर हुआ है। वो कैलकुलेशन भी इंशाअल्लाह आगे चल के हम सीखेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में इसका हम सिर्फ मीनिंग समझेंगे। तो एनीवेज हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर हमें गिवन होता है, रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है।
हम फ्यूचर बेनिफिट्स को उस रेट की मदद से डिस्काउंट कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं। फ्यूचर बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट में है, इसको डिस्काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्काउंटिंग सिर्फ फ्यूचर की कैश फ्लोज की जाती है, ऑलरेडी प्रेजेंट में है। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आई। ये जो इक्वेशन एनपीवी के हमने लिखी है, इस इक्वेशन की एप्लीकेशन इस कॉलम में हो रही थी। एनीवेज, बेनिफिट्स माइनस इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव एनपीवी हमें क्या बता रही है कि बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कीजिए। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ जाता तो हमारा डिसीजन प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना होता। जी एनी क्वेश्चन, नेट प्रेजेंट वैल्यू का इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टूल कैसे अप्लाई किया जाता है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम फिजिबिलिटी के ऊपर फैसला कैसे करते हैं। जी बेटा, कंपाउंडिंग करके कहां ले जाओगे और किससे कंपेयर करोगे? इससे कंपेयर करना है आपने, किससे कंपेयर करना है आपने? ये तो बेटा हर साल फर्क है ना, किस साल पे लेके जाओगे? ये पहले साल बाद है, ये 2 साल बाद है, ये 3 साल बाद है, ये 4 साल बाद, 5 साल बाद, कहां ले जाओगे? किससे कंपेयर करोगे? बेनिफिट्स इकट्ठे थोड़ी आ रहे हैं कभी, क्या बेनिफिट्स के बराबर उनको जाके खड़ा कर दो? बेनिफिट्स तो बिखरे पड़े हैं, बेनिफिट्स तो बिखरे पड़े हैं अगले 5 सालों में, ठीक है? तो इसको कहां ले जाओगे, किससे कंपेयर करोगे? किसी एक टाइम पे खड़े हो ना, फिर कंपेयर होगा। जैसे हमने कहा किया, ये इधर है तो इन सबको 0 पे ले आओ। अगर इसको कंपाउंड करना है तो इसको 5 साल बाद लेके जाओगे तो इनको भी सबको 5 साल बाद लाना पड़ेगा ना, तो काफी लंबी खिचड़ी पकेगी। तो वेल, टूल हमारा यही है कि हम फ्यूचर तमाम कैश फ्लोस को भी प्रेजेंट पे ले आते हैं। इन्वेस्टमेंट भी प्रेजेंट में है, बेनिफिट्स जो रिटर्न्स हैं उनको भी प्रेजेंट पे ले आते हैं। फिर हम कंपैरिजन कर लेते हैं, बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें मिली। पॉजिटिव पे एक्सेप्ट, नेगेटिव पे रिजेक्ट। जी एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? जी बेटा। सर पेबैक पीरियड में हम ऐसे क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि वो पेबैक पीरियड है। ऐसे सोचते तो उसको एनपीवी कहते हैं ना भाई। बेटा वो एक अलहदा सोच है, नजरिए हैं, वो मिस्टर ए ने इजाद की थी। मिस्टर ए ने कहा जी मेरा ख्याल है हम इस तरह फैसला कर सकते हैं कैपिटल प्रोजेक्ट्स का। मिस्टर बी ने कहा नहीं भाई, इसमें तो तुमने टाइम वैल्यू मनी को ही छोड़ दिया, और भी बड़े मसले हैं पेबैक में, ठीक है। लेकिन मिस्टर बी ने कहा भाई वो तो बड़ी अजीब सी बात है, तुम क्या बात कर रहे हो, आज 90,000 लगाया 3 साल में वापस आ गया। एक एतराज तो मैंने ये बताया आपको, चल एक और एतराज सुन लो। पेबैक पीरियड वाले ने, जिसने भी वो टेक्निक इजाद की, उसने कहा जी प्रोजेक्ट का पेबैक कैलकुलेट करो तो अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देख लो, जिस प्रोजेक्ट का पेबैक शॉर्ट है वो अच्छा है। एक एतराज तो आ गया भाई, 90 लगाया, जो 90 आया वो बराबर नहीं है, असल इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आई अभी। ये एक मसला है, ये छोटा मसला है। बड़ा मसला क्या है, 90 लगाया किस लिए था? 90 वापस लेने के लिए। वो किधर गया? वो तो बात ही नहीं हुई पेबैक में। तो भाई 90 ही वापस लेना था तो लगाओ ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किधर है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी उसमें और भी बड़े मसले हैं। बड़ा बेसिक सा टूल है, इसलिए हमने उस पर भी बात ही नहीं की कि, और नॉर्मली प्रैक्टिकली वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में यूज भी बहुत वाइडली नहीं होता, उसका बड़ा लिमिटेड यूज है। क्या यूज है सीफैप में हम जाके डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस अनइंपॉर्टेंट टूल पे बात करें। उसका लिमिटेड यूज है, लेकिन हम सीफैप 4 में उसका क्या यूज है, कहां कहां हो सकता है, उसको हम देखेंगे। फिलहाल हमने कहा जी वो बस पेबैक क्या है, ये है, बड़े मसले हैं, कमजोर सा टूल उसको छोड़ दो। मेन की टूल जो प्रैक्टिकली लाइफ में यूज किए जाते हैं उनमें से सबसे अहम नेट प्रेजेंट वैल्यू का टूल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। IRR का टूल जो हमने डिस्कस करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो भी अहम है, बट उससे भी अहम ये टूल है। ये सबसे अहम टूल है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी हमने भी ABC सीखी है। इस पे काफी बातें भी आगे चल के होनी है। जी कोई क्वेश्चन? जी बेटा। NPV 0 का मतलब है कि बेनिफिट्स कॉस्ट के बराबर हैं। अब उस वक्त हमें एक्सेप्ट करना या नहीं करना, इसका जवाब शायद हम कल दे पाएंगे, ठीक है। उस वक्त हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें R का मतलब थोड़ा और समझना पड़ेगा। जब R का मतलब हमें समझ आ जाएगा तो फिर इस बात का हम जवाब दे पाएंगे कि अगर बेनिफिट्स कॉस्ट के बराबर हो जाएं तो क्या करना चाहिए, ठीक है। कल इसका मुझे लगता है कल इसकी बारी आ जाएगी इंशाअल्लाह। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? जी बेटा। प्रॉफिट को तो यूजुअली कैश प्लस नॉन कैश ट्रांजैक्शंस दोनों हिट करी होती हैं, और कैश फ्लो में सिर्फ कैश एडजस्टमेंट्स हिट करती हैं उसको।
तो जब हम प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश एडजस्टमेंट है उसको ऐड करें तो वो फिर कैश फ्लो के इक्वल तो नहीं आना चाहिए? बेटा Like logic आपने अभी खुद ही बोला कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन में नॉन कैश आइटम भी डिडक्ट हुई होती हैं। शायद प्रॉफिट की कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन इज वन नॉन कैश एक्सपेंस जो वहाँ पे डिडक्ट हुआ है, हम उसको ऐड कर रहे हैं। कट क्या था, कटौती थी, वापस डाल दो। देर आर अदर नॉन कैश डिडक्शंस एज वेल, लेकिन हमारे स्कोप पे एक ही फिलहाल रहेगी। इसके अलावा हमें कोई और नॉन कैश आइटम कैश फ्लो अकाउंटिंग में हमें सिखा दी गई है, वो वहां पे कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा। यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है, क्या आप कैश फ्लो और प्रॉफिट के इस्तेमाल में फर्क कर पाते हो? आपको पता है कहां पे कैश फ्लो आपको चाहिए, कहां पे प्रॉफिट चाहिए, इस चीज को रजिस्टर करवाना है। बाकी उसने आपको प्रॉफिट को कैश फ्लो बनाना अकाउंटिंग में सिखा दिया हुआ है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप अकाउंटिंग टॉपिक की हेल्प ले लोगे, बट यहां पे यू आर नॉट सपोज टू नो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैश फ्लो नॉलेज इन दिस सब्जेक्ट। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? आज के लिए इतना ही। कल हम मजीद इस नेट प्रेजेंट वैल्यू को टॉपिक को लेके आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।